झारखंड का प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग झारखंड का नामकरण देख लेते हैं। नामकरण प्रश्न देख सकते हैं। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? ये जो किक्कट प्रदेश है यह किसमें स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आप लोगों का गिरिडीह जिला में स्थित है। देखिए IRB TGT 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है और जनरली ये प्रश्न आप लोगों को किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रश्न की खासियत है ये गिरिडीह जिले के इलाके के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरीक देश। पुंडरीक देश हो गया, पशु भूमि हो गया, अर्क खंड और कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पशु भूमि, पुंडरीक देश, साथ ही साथ अर्क खंड और कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को खाली स्थान के नाम से संबोधित किया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में किस नाम से संबोधित किया गया है? चाणक्य के द्वारा कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे देखिए किसमें क्या नाम दिया गया वो आप देख सकते हैं। कौटिल्य के द्वारा उसी को चाणक्य कहते हैं। अर्थशास्त्र में कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। टोलमी के द्वारा मुंडल और फाहियान के द्वारा कुकुटलाड, फाहियान के द्वारा कुकुटलाड के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना को किस नामों से जाना जाता था? नारी खंड, कांक जोल, जंगल तराई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है नारी खंड। यहाँ पे व्याख्या में आप देख पा रहे होंगे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नारी खंड और कांक जोल के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो झारखंड राज्य को मुगल काल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल के दौरान इसे कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में कुकरा हो गया, खुखरा हो गया और कोकराह के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। यहाँ पे भी देख सकते हैं मुगल काल में कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के समय खोखरा के नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में कोकरा और अकबरनामा में देखिए अकबरनामा में कोकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो कुकरा के नाम से, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो चुका है। देखिए कुकरा के नाम से जाना जाता था। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा रिकॉल कर लेते हैं सभी सेक्शन को कि आखिरकार किसमें किस नाम से जाना जाता था, बिकॉज यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ये आप बुक देख सकते हैं। ये बुक है आप लोग का झारखंड का मैं हूँ झारखंड, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे ये बुक को प्रकाशित किया गया है। और यकीन मानिए अब तक के जितने भी बुक आए हैं इन सभी बुक में से ये नंबर 1 बुक आने वाले समय में साबित होने वाला है, बिकॉज इसमें जो कंटेंट दिए गए वह बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिए गए हैं। यदि आपको इस बुक का PDF चाहिए देन आप जो नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। देख सकते ये 396 पेज पर ये कंप्लीट इस बुक को संग्रहित किया गया है, जिसमें कि कंप्लीट झारखंड जीके इसमें समाहित किए गए हैं। यहाँ पे चलिए कुछ नामकरण हम लोग देखने वाले थे। नामकरण में देखिए ऋग्वेद में किक्कट के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में औराती के नाम से जाना जाता है। एतवर ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में मुरंड के नाम से, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में मुरंड देश के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे महाभारत दिग्विजय पर्व में देखिए पुंडरीक देश, पशु भूमि, अर्क खंड और कर्क खंड। ये स्टार मार्क्स आप देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको यहाँ पे ये है जो कि वह टिक किया गया है, मार्क्स किया गया है। आयने अकबरी में कोकरा के नाम से जाना जाता है। और जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वह देखना है टोलमी। देखिए टोलमी मुंडल के नाम से फाहियान द्वारा कुकट लाड के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थशास्त्र में कुकुट प्रदेश के नाम से। और जहांगीर में जहांगीर ने अपने जो आत्मकथा है तुज्जू के जहांगीर, उसमें खोखरा नाम से संबोधित किया है। मुगल काल में देखिए खुखरा, कुकरा, कोकरा। और यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पद्मावत और साथ ही साथ जो अकबरनामा हो गया 13वीं सदी और ताम्रपत्र 13वीं सदी, वही चेतन महाप्रभु, इन सभी में झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। तो ये है जो कि नामकरण से बनने वाले। यहाँ से आप लोग का एक प्रश्न है जो कि वह फिक्स है, बस एक ही पेज से इतने सारे नामकरण याद कर लीजिए, एक प्रश्न आप लोग का यहीं से बन जाएगा। अब जो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? दालमी मीन्स कहने का दलमा, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दालमी ये किस नदी के किनारे तट पर है? स्वरेखा तट के किनारे, स्वरेखा तट नदी के किनारे। और स्वरेखा तट इसी पर चांडिल डैम जो सरायकेला खरसावां है इसी नदी पर बना हुआ है। साथ ही साथ स्वरेखा हम लोग बात करते हैं तो स्वरेखा इस नदी पर, स्वरेखा और खरके नदी के संगम पर जो जमशेदपुर है, साकची जिसे सबसे पहले साकची के नाम से जाना जाता था, तो वो जमशेदपुर इसी नदी के संगम के किनारे बसा हुआ है। और ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। इसी नदी पर बसा हुआ है क्या? तो झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है पूरे भारत में 34वां नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। ऊंचाई बात कर लेते हैं 98 मीटर, और फीट में यदि बात कर लेते हैं तो 321-22 फीट इसकी ऊंचाई है। बाकी इसका जो व्याख्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। धनबाद जो जिला था वो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के दालमी और बुद्धपुर में अनेक बुद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वरेखा नदी के उत्तरी तट पर है। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं धनबाद जिले में स्थित बुद्धपुर कसाई नदी के तट पर स्थित है। ये जो बुद्धपुर है ये कसाई नदी के तट पर स्थित है, जो बुधेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक मंदिर है जो कि बुधेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बर्फ आयु की गहरी। जो बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। किस भूमिगत गुफा में पाया जाता है? इसको गांव में। और इसको गांव आप सुने होंगे, ये कहाँ पे है? बड़का गांव हजारीबाग, यानी कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ये इसको गुफा है। अगला प्रश्न है शुरुआती पत्थर की उम्र में तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कारर, बड़ी और बरगुंदा में। और हाँ, साथ ही ये हिस्ट्री का सेक्शन है, तो ये थोड़ा आप लोग को जो शुरू है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, यहाँ तक आप लोग का थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जब हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ये बोरिंग फील वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ ही समय ये हम लोग तुरंत ही आज जो प्राचीन इतिहास है आधुनिक मध्यकालीन, इसको हम लोग तुरंत ही निपटा देंगे। इसमें हम लोग व्याख्या देख सकते हैं झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है।
झारखंड का इतिहास है जो कि वह पाषाण काल से आरंभ होता है। यहाँ पे झारखंड के कारर बड्डी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है असुरा साइट। असुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो इसकी बात करते हैं तो सरिदकेल में स्थित है, खूंटी टोला में भी स्थित है और कुंजला में स्थित है। बट ईचागढ़ की बात करते हैं तो ये ईचागढ़ में स्थित नहीं है। यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड का जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाले असुरपुरा स्थल है जो कि असुरा साइट्स हंसा है, कुंजला है, खूंटी टोला है और सरिदकेल है। इनके जो रख रखाव की जिम्मेदारी है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। खूंटी जिले में स्थित कुथार टोली, कुंजला, सरिदकेल, कठार टोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। ये किस जिला के अंतर्गत आते हैं? खूंटी जिला के अंतर्गत। खूंटी जिला की बात करते हैं तो लोहरदगा और खूंटी दो झारखंड के लैंडलॉक यानी कि चारों तरफ भूमि से लैंडलॉक एक शब्दार्थ हम लोग प्रश्न बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि ये किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है तो वो लोहरदगा और खूंटी। खूंटी जिला का स्थापना जो कि 23वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। कब किया गया था? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। आगे हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सरिदकेल, 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये जो सरिदकेल है ये खूंटी तमाड़ रोड पर तजना नदी, याद रखिएगा तजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 में S.C. रॉय ने की थी। कुंजला खूंटी के पश्चिमी में स्थित है। मेनली ये जो खूंटी का है इस चीज़ को आप लोगों को याद कर लेना है। कुथार टोली, कुंजला, सरिदकेल और कठार टोली, ये हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में से निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेष को दावा करती हैं? तो वह कौन सा है? इटखोरी। इटखोरी आप लोग नाम सुने होंगे। इटखोरी में ये जो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इससे भी काफ़ी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। व्याख्या आप देख सकते हैं जहाँ पे ये आप लोग को हाईलाइट किया है वहाँ से देखिए। चतरा जिले के इटखोरी प्रमुख, इटखोरी कहाँ पे है? ये चतरा जिला, ये काफ़ी प्रसिद्ध ये जगह है। इटखोरी अब बौद्ध साइट बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले। ये बौद्ध साइट बनने जा रहा है और आने वाला समय में ये जो इटखोरी है वह गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गया है, उसके बाद ये सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वह थोड़ा रॉन्ग दिया गया है, तो इस चीज़ को यहाँ पे व्याख्या में डिटेल्स पूर्वक दिया गया है। ये जो चंदन सहित पहाड़ी है वह बिहार के सासाराम में स्थित है। मेनली ये जो चंदन सहित पहाड़ी है ये किस जिला के ये बिहार राज्य के सासाराम जिला के अंतर्गत में ये स्थित है। झारखंड में नहीं, ये बिहार में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? लिपि में लिखा जाता है। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है और सभी लिपियों का जन्मदाता भी ब्राह्मी लिपि को माना गया है। सभी लिपियों का जन्मदाता ब्राह्मी लिपि को माना गया है। इस चीज़ को भी, ये प्रश्न भी आप लोगों को एक बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अशोक की। अशोक की बात आ चुकी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग अशोक से नाम से चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक प्रश्न इतिहास में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो कोई पेंथर के द्वारा है, पेंथर नाम है उसका, उसके द्वारा अशोक शिलालेख की सबसे पहले खोज की गई। लेकिन अशोक शिलालेख जो सबसे पहले पढ़ा किसके गया था, तो खोज है वह पेंथर के द्वारा की गई थी। और जो सबसे पहले पढ़ा गया था वो जोसेफ प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। जोसेफ प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। और खोज हुआ पैंथर के द्वारा की गई थी। और अशोक से और एक रिलेटेड झारखंड में एक प्रश्न बनता है कि अशोक की कितने शिलालेख में झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक का कौन सा शिलालेख, अशोक का यदि हम लोग बात करते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को 8वीं नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो 8वीं नाम से संबोधित किया गया है 13वें शिलालेख में। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड का एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं करहर बड़ी ये संबंधित है, बद्दाम भी संबंधित है और रामगढ़ ये सभी संबंधित है ताम्रपाषाण साइट से, जबकि ये जो कुनार है ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है। तो ये किसमें स्थित है, अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना, ये यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है कि सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है। निम्न में से कौन सा पाया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे रोमन सिक्के पाए गए हैं। व्याख्या देख सकते हैं, रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाए गए हैं, जबकि इंडो सीथियन के सिक्के चाईबासा से मिले। रोमन साम्राज्य के जो सिक्के हैं वह सिंहभूम से पाए गए हैं, बट जो इंडो सीथियन सिक्के हैं ये चाईबासा से प्राप्त हुए। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगली प्रश्न है जो कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के खालिस्तान जिले से प्राप्त हुए। तो झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये झारखंड के रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। रांची जिला जो कि झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। रांची जिला में यदि हम लोग बात करते हैं झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी यहाँ पे जलप्रपात है, झरने हैं, जिस कारण से इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। रांची जिले का गठन की बात करते हैं तो रांची जिले का गठन 1899 ईस्वी में किया गया था। और 1899 ईस्वी में ही जो झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज बात करते हैं और झारखंड का पहला महाविद्यालय और पहला जो डिग्री कॉलेज है सतकोलम्बा विद्यालय महाविद्यालय जो कि हजारीबाग में स्थित है। तो इसका भी स्थापना डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत 1899 में ही किया गया था। और डबलिन यूनिवर्सिटी जिस समय इसका किया गया था 1899 में, वो उसी नाम से था। तो 1906-07 में आगे चल कर के फिर सतकोलम्बा नाम इसे दिया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहाँ पे थे, इस प्रश्न का हो चुका है। इसको गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो इसको गुफा ये आप लोग का हजारीबाग में स्थित है, बड़का गांव में। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या, लगभग 40 किलोमीटर दूर, हजारीबाग से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। 5000 साल से अधिक पुराना है ये, 5000 साल से ये अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादाम के राजा किया करते थे। बादाम के राजा, चट्टानों पर कोहबर कला है, इसके चट्टानों पर कौन सा कला है, कोहबर कला। और कोहबर इसका शाब्दिक अर्थ चित्रकला के चैप्टर में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोह का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा और बर होता है
यानी कि ये वधु का जोड़ा होता है। वर माने वधु का जोड़ा। तो ये जो वधु का जोड़ा गुफा के नाम से कौन सा कला को जाना जाता है? कोहबर कला को। और ये विशेषकर बिरहोर जनजाति में ये काफ़ी प्रचलित है। कौन सा? कोहबर चित्रकला। यहाँ पे चलिए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या और देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कौन कौन सा दो चित्रकला है जिसे कि 2020 ईस्वी में, कब? 2020 ईस्वी में इस चीज़ को क्या चीज़ सम्मान दिया गया है? GI टैग। 2020 ईस्वी में झारखंड के दो चित्रकला को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। और GI टैग बात करते हैं जो कि 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। और वहीं पे पेटेंट हम लोग बात कर लेते हैं। तो पेटेंट कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो पेटेंट है जो कि वह 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं जो दो चित्रकला है जिसे कि 2020 ईस्वी में क्या दिया गया है? GI टैग। उसमें से जो पहला चित्रकला है आप लोगों का सोहराय चित्रकला। कौन सा चित्रकला है? सोहराय चित्रकला। ये जो पहला आप लोग का एक सोहराय चित्रकला है और साथ ही साथ आप लोग का ये एक आप लोग का कोहबरा, यही कोहबरा। सोहराय और कोहबरा दोनों को 2020 ईस्वी में GI टैग से दिया गया है। GI टैग मेनली ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है। और जो सोहराय चित्रकला की सबसे पहले बात करते हैं तो सोहराय चित्रकला ये हजारीबाग में ये काफ़ी प्रचलित है। कौन सा? सोहराय चित्रकला। और ये जो कोहबर चित्रकला, कोह का शाब्दिक अर्थ गुफा और बर का शाब्दिक अर्थ होता है दूल्हा, यानी कि गुफा में विवाहित जोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। बिरहोर जनजाति में ये काफ़ी प्रचलित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक आ जाता है आप लोग का जादू पटिया चित्रकला। जादू पटिया, तो जादू का अर्थ होता है चित्रकला और पटिया का अर्थ होता है कागज़ या कपड़ा से छोटे छोटे टुकड़े। जादू पटिया जो कि संथाल समुदाय में काफ़ी प्रचलित है और इसका ज़िला बात करते हैं तो ये दुमका ज़िला में काफ़ी प्रचलित है। जिस प्रकार सोहराय चित्रकला हजारीबाग में, तो जादू पटिया ये दुमका में काफ़ी प्रचलित है। एक आता है आप लोग का पैतकर चित्रकला। क्या चीज़? पैतकर चित्रकला। जो पैतकर चित्रकला है ये आप लोग का बेसिकली सिंहभूम क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है और इसके लिए जो जनजाति है वो सबर जनजाति में ये प्रचलित है। इसे हम लोग स्क्रोल चित्रकला, पैतकर चित्रकला को स्क्रोल चित्रकला के भी नाम से जानते हैं। ये सबर जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। अभी हम लोगों ने देखा कितने सोहराय चित्रकला, सोहराय चित्रकला जो कि हजारीबाग क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और कोहबर चित्रकला, कोहबर चित्रकला जो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। जादू पटिया जो कि दुमका जिला में प्रचलित है। और ये जो स्क्रोल चित्रकला, पैतकर चित्रकला है ये सिंहभूम क्षेत्र के सबर जनजाति में ये काफ़ी प्रचलित है। किसमें? सिंहभूम क्षेत्र के। तो इतने सारे हम लोगों ने देख लिया एक्स्ट्रा जो फैक्ट बनते हैं चित्रकला से रिलेटेड। मेनली याद रखना है आप लोग को 2020 में, क्योंकि इसके बाद वैसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, एक दो कुछ एग्जामिनेशन हुए हैं। तो 2020 में चूँकि इसको GI टैग, ये बहुत ही बड़ी बात है GI टैग मिलना। तो इससे प्रश्न आप लोगों का पूछा जा सकता है कि 2020 में किन दो चित्रकला को झारखंड के GI टैग दिया गया है? तो कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला। और करेंट अफेयर्स है काफ़ी है। एक तो लोगों का याद कर लीजिएगा, एक महेंद्र सिंह धोनी वाला याद कर लीजिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी कब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिए हैं? 15 अगस्त 2020। और 15 अगस्त 2020 को ही नया लोगों का माननीय जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्हीं के द्वारा अनावरण किया गया है। लोगों का रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से हम लोग। लोगों में टोटल 7 वृत्त है जैसा कि आप लोग को पता होगा। पहला वृत्त जो हम लोग बात करते हैं, पहला वृत्त में सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ लिखा गया है। दूसरा वृत्त में 60 वृत्त है जो कि सफ़ेद कलर के हैं। 60 वृत्त के बाद आता है नर्तक।
जो नर्तक शौर्य चित्रकला है उसकी संख्या 48 है, यानी कि 24 जोड़ा। उसके बाद फूल है पलाश फूल, जिसकी संख्या 12 जोड़ा यानी कि 24 है। उसके बाद हाथी है, यह भी 12 जोड़ा यानी कि 24 संख्या है। और पाँचवा नंबर पे झारखंड सरकार गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और छठा पे रिक्त स्थान है। ये प्रश्न है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत है जो कि वह मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग से मानी जाती है झारखंड की शुरुआत। अब हम लोग चलते हैं प्राचीन राजवंश की तरफ। तो वर्ष 2020 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह फर्स्ट ने खालिस्तान राज्य की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? सरायकेला की स्थापना की थी। और सरायकेला रियासत आप लोग को मालूम होगा कि स्थापना कब की गई थी? 1620 ईस्वी में। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में की गई थी। तो 1620 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये शिववंशी अर्जुन सिंह के जो पुत्र थे, शिववंशी जो पुत्र थे, कौन पुत्र थे? कुंवर सिंह प्रथम थे। इनके द्वारा ये सरायकेला रियासत की है जो कि वह स्थापना की गई थी। कब? 1620 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1620 ईस्वी में सरायकेला रियासत की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो आखिरी शासक की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके आखिरी शासक कौन थे? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसके जो आखिरी शासक की बात करते हैं, एच राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव इसके अंतिम राजा थे। इन्होंने 1948 में भारत के विलय समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम नागवंशी राजा कौन है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। इससे पहले हम लोग चलिए कुछ ये जो सरायकेला खरसावां है, इससे हम लोग कुछ यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सरायकेला गोलीकांड का आप लोग नाम सुने होंगे। सरायकेला गोलीकांड का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये कब की घटना है? सरायकेला जो गोलीकांड है ये कब की घटना है? 1 जनवरी 1948 ईस्वी की यह घटना है। सरायकेला जो गोलीकांड है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सरायकेला गोलीकांड कब की घटना है? 1 जनवरी 1948 ईस्वी की घटना है। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो प्रथम नागवंशी राजा कौन था? फनी मुकुट राय। प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी? तो फनी मुकुट की राजधानी थी सुतियांबे राजधानी थी। और इसे नागवंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी का आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो फनी मुकुट राय को नागवंशी का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही सुतियांबे को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नागवंशी की पहली राजधानी क्या थी? तो नागवंशी की पहली राजधानी सुतियांबे थी। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो पंचमंजिला भवन है नवरत्नगढ़ का किला, जिसे हम लोग दोईसा की किला के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण है वह दुर्जन साल ने करवाया था। दुर्जन साल, वही दुर्जन साल जिसकी राजधानी थी दोईसा। और दोईसा में ही नवरत्नगढ़ पंचमंजिला का निर्माण किया गया था। और ये दुर्जन शाह है जो कि सबसे पहले नागवंशी राजा थे जिन्होंने शाह की उपाधि प्राप्त की थी। जिस प्रकार भीमकर्ण पहले नागवंशी राजा थे, कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले वो नागवंशी राजा थे भीमकर्ण। और दुर्जन शाह थे वो आप लोगों के शाह की उपाधि करने वाले पहले नागवंशी राजा थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय
दोईसा का मुख्यालय स्थानांतरित हुआ था? ये कहाँ पे दोईसा में किस कारण से ये स्थानांतरित हुआ था? तो दोईसा में युद्ध में पराजित होने के कारण से ये स्थानांतरित हुआ था। नाउ नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखने अगला प्रश्न, उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का नाम बताना है जो कि नागवंशी राज की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की थी। चुटिया किसकी राजधानी थी? तो प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी। प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये व्याख्या में आप लोग को दिया गया है कि किस नागवंशीय राज का कौन सा राजधानी था। तो फनी मुकुट राय का राजधानी था सुतियांबे, प्रताप राय का राजधानी चुटिया, भीमकर्ण ये पहले नागवंशीय राजा कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले, खुखरा इसका राजधानी था, दुर्जन साल ये पहले नागवंशीय राजा शाह की उपाधि प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं एनी शाह की राजधानी जो कि सतरंजी थी, यदुनाथ शाह की राजधानी पालकोट, जगन्नाथ शाह की राजधानी पालकोट भोरो और उदयनाथ शाहदेव की राजधानी रातूगढ़। इस प्रकार अंतिम जो नागवंशी राजा उदयनाथ शाह की राजधानी थी रातूगढ़ और प्रारंभिक जो नागवंशी राजा फनी मुकुट राय उसकी राजधानी थी सुतियांबी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम राजधानी नागवंशी राजाओं की क्या थी? रातूगढ़। प्रारंभिक राजधानी बात करते हैं, प्रारंभिक राजधानी सुतियांबे थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो वो कौन सा राजा था? मुकुंद सिंह। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या के संबंध में इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी केमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राइस पर चढ़ाई की गई, जिसके कारण मुकुंद नायक सिंह, ये जो मुकुंद नायक सिंह है वह पलामू भाग गए। और ये जब मुकुंद नायक सिंह पलामू भाग गए, देन आफ्टर अंग्रेज समर्थक है जो कि वह अंग्रेज का जो समर्थक करने वाला था तेज सिंह, उसको रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1973 ईस्वी में, तो रामगढ़ साथ ही साथ पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर के रामगढ़ जिले का गठन किया गया 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। इस प्रकार यहाँ पे कुछ संस्थापक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, रामगढ़ जो राजधानी है उससे रिलेटेड। ट्रिक मैं सबसे पहले आपके समझ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। BBHD ये आप लोग का ट्रिक है। इस ट्रिक बेस पर आप लोग आसानी से इस चीज़ को याद कर ले सकते हैं। साथ ही साथ इधर हम लोग बात करते हैं, ये पहला शब्द आप लोग को याद करना है CCU, उसके बाद फिर 12 इप, CCUR 12 इप। ये आप लोगों को थोड़ा पेचीदा लगेगा क्योंकि ये आपके सामने पहली बार ये आ रहा है। जब इस चीज़ को आप लोग 4 बार रिपीट कर लीजिएगा, यकीन मानिए यह आप लोग को याद हो जाएगा। BBHDTN CCUR 12 इप, CCUR 12 इप। और यहाँ से है कि कन्फर्म है कि यदि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यदि आप लोग ट्रिक बेस याद नहीं रखिएगा तो यहाँ से यकीनन है जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा भूल ही जाइएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। बागदेव सिंह की राजधानी 2 थी। एक तो सबसे पहले सीसिया को बनाया था अपना राजधानी, फिर उर्दा को अपना राजधानी बनाया था। एच की बात करते हैं तो ये बादम को अपनी राजधानी बनाया था। डी से दलेल सिंह रामगढ़ को राजधानी बनाया था। और टी से तेज सिंह जो कि इचाक को राजधानी बनाया था। एन से नारायण यानी जो कि पद्मा को राजधानी बनाया गया था। इस प्रकार रामगढ़ राइस की बात करते हैं तो रामगढ़ राइस की जो अंतिम राजधानी थी वह थी पद्मा और प्रारंभिक राजधानी थी सीसिया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरत किवाना के नाम से जाना जाता था? तो हरित किवाना के नाम से किस जिले को जाना जाता था? देवघर जिले को हरित किवाना के नाम से।
यहाँ पे बात करते हैं बैद्यनाथ मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस बैद्यनाथ जो मंदिर है यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का सावन मेला लगता है यहाँ पे। और इस मेले की खासियत बात करते हैं तो अगस्त, जुलाई अगस्त में काफ़ी यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ होती है, दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण बात करते हैं 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में गिद्धौर के 10वें राजा पुरनमल राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा कब? 1596 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन काल में किसे राजा कंटक देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो बीरू कैसलपुर के नाम से किस परगना को जाना जाता था? तो सिमडेगा को बीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं तो रांची को किस नाम से जाना जाता था? विल्किंसनपुर और बीरू कैसलपुर में काफ़ी अंतर है। बीरू कैसलपुर जो कि सिमडेगा को कहा जाता था और सिमडेगा को अभी वर्तमान में उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो खेल का नर्सरी। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं हॉकी का पालना। तो इस प्रकार जो उपनाम है सिमडेगा को खेल का नर्सरी, हॉकी का पालना और बीरू कैसलपुर, इन 3 उपनामों से जाना जाता है सिमडेगा ज़िले को। वहीं रांची को बात करते हैं तो रांची को किस नाम से जाना जाता है? विल्किंसनपुर के नाम से रांची को जाना जाता था। तो यही यहाँ पे व्याख्या है जो कि ये सिर्फ हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग प्रश्न है जो कि वह जैन धर्म से रिलेटेड पूछा जाता है। जैन धर्म ये काफ़ी प्रचलित है गिरिडीह पारसनाथ क्षेत्र में, सो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जैनियों के 23वें तीर्थकर पारसनाथ ने खाली स्थान जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया था। वो स्थान कहाँ था? गिरिडीह पारसनाथ स्थान था। यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं। जो पारसनाथ पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी, इसे हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई बात करते हैं 1365 मीटर, फीट में बात करते हैं 4480 फीट। कलयुग में यहाँ पे बात करते हैं, कलयुग में कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं जैन धर्म में भगवान महावीर के लोर ए यादगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ होता है, तो मुंडारी में इसका अर्थ क्या आता है? आंसुओं की नदी। मुंडारी में इसका अर्थ हो जाता है आंसुओं की नदी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लोर ए यादगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आंसुओं की नदी। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म की किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो ये आप लोग को बताया गया है 20वीं और 23वें जो जैन तीर्थंकर थे वो उसकी महासमाधि यहाँ पे ली थी। किसकी 20वें और 23वें की। तो 20वीं और 23वीं यदि हम लोग बात करते हैं तो 20वें तीर्थंकर कौन थे? मुनि सुव्रत। ये उतने प्रचलित नहीं है, बट ये जो 23वें तीर्थंकर है इसी के नाम पर पारसनाथ पहाड़ का नाम भी रखा गया। तो ये काफ़ी प्रचलित है के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। इस प्रकार अब हम लोग जो आधुनिक प्राचीन इतिहास बात करते हैं, झारखंड का प्राचीन इतिहास वो अब समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज इस सेशन में आप लोग को कंप्लीट झारखंड का हिस्ट्री सेक्शन इसमें कंप्लीट करा दिया गया है आप लोगों को। भले ही ये वीडियो थोड़ा देरी हुई है, बट ये वीडियो है जो कि वह दुरुस्त के साथ आई है। इसमें कंप्लीट आप लोग को हिस्ट्री लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 1757 में प्लासी का लड़ाई के बाद सिराजुद्दीन द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? राजमहल के क्षेत्र पर। इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो राजमहल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिले में स्थित है। राजमहल कहाँ पे है? ये साहेबगंज जिले में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में झारखंड के। यहाँ पे बात करते हैं दामिन ए को की भी घोषणा की गई थी। दामिन ए को की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
तो 1824 ईस्वी में दामिन ए को की घोषणा इस क्षेत्र में राजमहल क्षेत्र में की गई थी। कब? 1824 ईस्वी में। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी व्याख्या। इसकी बंगाल का राजधानी बनाया गया था इसे, जो कि यानी कि जो राजमहल क्षेत्र है इसे बंगाल का राजधानी भी बनाया गया था। 1757 में प्लासी युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पर कब्जा कर लिया था तथा उसकी गिरफ्तारी में यहीं से हुई थी, इसकी सिराजुद्दीन की। और याद रखिएगा कि बंगाल की राजधानी इसी राजमहल को बनाया गया था। ये उपनाम में भी पूछा जाता है कि बंगाल के राजधानी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है, तो राजमहल। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था? ढाका। इससे भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न है जो कि वह प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे मुगल सेनापति इस्लाम खान बंगाल के सूबेदार थे। ये कहाँ के सूबेदार थे? बंगाल के। उसने 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से, देखिए 1610 ईस्वी में बंगाल की जो राजधानी पहले राजमहल थी, तो राजमहल से ढाका में स्थानांतरित कर दिया था और इसका नाम जहांगीर नगर रखा गया था, जहांगीर नगर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी इनमें से क्या चीज़ थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी थी राजमहल। 1639 इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था जो कि खालिस्तान के शासक थे। तो ये मगर खान की बात करते, ये कहाँ के शासक थे? तो ये चास के शासक थे। चास यानी कि जो कि अभी बोकारो में स्थित है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं दुर्जन साल। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसका जो व्याख्या है थोड़ा ये काफ़ी लंबा है, तो हम लोग व्याख्या देखने की इस प्रकार प्रयास करेंगे। जहांगीर की आत्मकथा, जो जहांगीर की आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीर में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। प्राप्ति का उल्लेख कहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा ये मानना है कि शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन है। शंख नदी से। जहांगीर के समय कोकरा झारखंड का शासक दुर्जन साल था। जहांगीर के समय कोकरा झारखंड का जो शासक था वो दुर्जन साल था, जिसने मुगलों को अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। वो कौन सा शासक था? दुर्जन साल। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1615 ईस्वी में, कब? 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोकरा पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां ने कोकरा पर, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हम लोग का, दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए कि बात करते हैं दुर्जन साल को लगातार 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बना कर के रखा गया था। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे का असलियत को लेकर विवाद हो गया था। कब? 1627 ईस्वी में। यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दुर्जन साल द्वारा असली हीरो की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि दी। जैसा कि नागवंशी राजा जो प्रथम
नागवंशी राजा की बात करते हैं भीमकर्ण, जो कि कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले थे। ठीक उसी प्रकार शाह की उपाधि प्राप्त करने वाले जो प्रथम नागवंशी राजा थे वो कौन से? दुर्जनशाल। और शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो शाह की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई है। इसके बदले दुर्जनशाह ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देने का स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? तो वह कौन सा राजा था? दुर्जनशाल को। किसको? दुर्जनशाल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल, जो नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल है, मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देने का स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो उस वार्षिक कर की राशि बात करते हैं। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? वार्षिक कर की जो राशि थी वो 6,000 रुपया थी। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे, वह किस राज्य के थे? तो वो उड़ीसा राज्य के थे। कहाँ के थे वो? उड़ीसा राज्य के। व्याख्या को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया था। कब? तो 13वीं सदी में। कौन? उड़ीसा के राजा जो जय सिंह थे, वह खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिए थे। 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र, कब? ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। उड़ीसा के राजा जय सिंह देव, जो उड़ीसा के राजा जय सिंह देव थे, वह कितनी शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा 13वीं शताब्दी में। किवंदती के अनुसार, देखिए ये इनसे जुड़ा हुआ जो उड़ीसा के राजा जय सिंह थे, इनसे रिलेटेड 3-4 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। किवंदती के अनुसार खालिस्तान सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था। वो कितना शताब्दी थी? तो 13वीं सदी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? तो किस वर्ष ये आक्रमण और संधि की गई थी? 1641-42 ईस्वी में। व्याख्या, सम्राट शाहजहां द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किए जाने के पश्चात शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया था। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खान से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय से 80,000 रुपये प्राप्त कर शाइस्ता खां पटना लौट गया। तो ये कुछ इसके व्याख्या है। आगे हम लोग बढ़ते जो कि 12th प्रश्न है। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगल का अधीनस्थ बनाया था? तो वह था शहबाज खान कम्बू। नेक्स्ट प्रश्न है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं इस प्रकार। झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है, देन मध्यकालीन इतिहास को हम लोग इस प्रकार देख चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास से उतना आप लोग को प्रश्न नहीं पूछा गया है, ज़्यादा आप लोग का आधुनिक जो प्राचीन इतिहास है वहाँ से पूछे गए हैं। और साथ ही साथ ये जो अब हम लोग इसके बाद जितने भी हम लोग करने वाले जनजातीय विद्रोह, वो सारे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा था? तो कितने दशकों का समय लग चुका था? 8 दशकों का समय लगा था। झारखंड में जो हम लोग बात करते हैं, अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले 1766 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। किस क्षेत्र से? सिंहभूम क्षेत्र से।
पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। तो यहाँ पे कितना दशकों का समय लग चुका था? 8 दशकों का समय। अब चलिए इस प्रकार जनजातीय विद्रोह को हम लोग प्रारंभ करते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे चलिए हम लोग इसका थोड़ा व्याख्या है उसमें संक्षेपण में देख लेते हैं। तो विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1789 में तमाड़ विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह की विशेषता बात करते थे, ये सबसे लंबा तक यही विद्रोह चला था। सबसे लंबा तक विद्रोह चलने वाला कौन सा विद्रोह है? तमाड़ विद्रोह। साथ ही साथ जो हम लोग खूनी विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो इसी तमाड़ विद्रोह को खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं। भूमिज विद्रोह स्थान कहाँ पे हुआ था? बीरभूम। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं, ये कब की घटना है? तो 1832-33 ईस्वी की यह भूमिज विद्रोह की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह इसका स्थान कहाँ पे है? तो चेरो विद्रोह ये पलामू में है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं भूखन सिंह। इसका ईस्वी बात कर लेते हैं तो 1800 से 1802 ईस्वी तक ये चेरो विद्रोह चला। खरवार विद्रोह की बात करते हैं, संथाल परगना क्षेत्र था। भागीरथी मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे और 1874 ईस्वी की यह घटना है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं, संथाल परगना इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ये सब संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता रह चुके हैं। संथाल विद्रोह की घटना बात करते थे, ये कब की घटना है? 1855। और तिलका आंदोलन की घटना 1783 से लेकर के 1785। तिलका मांझी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है तिलका आंदोलन की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंग्रेज के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा था? तो अंग्रेज के जो दमन के विरुद्ध शासनकारी कौन सा लड़ा था? बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा आंदोलन की बात करते थे तो 1895 से लेकर के 1900 तक ये बिरसा मुंडा चला। संथाल विद्रोह की बात करते 1855-56 ईस्वी की ये घटना है। और बिरसा मुंडा की जन्म की बात करते तो 1875 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी से बताया गया है अंग्रेजों के द्वारा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली ये किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दामिन एको की घोषणा। ये देखिए आप लोग को पहले बताया गया था, तो आई होप इसका आंसर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। दामिन एको की घोषणा ये संथाल परगना क्षेत्र में किया गया था। किस वर्ष की गई थी? 1824 ईस्वी में। किस वर्ष की गई है? 1824 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे मिलान की बात करते हैं तो 73-74 खरवार भागीरथी मांझी बिल्कुल सही है। 32-33 बीरभूम का भूमिज विद्रोह बिल्कुल सही है। 55-60 सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह यह भी बिल्कुल सही है। बट ये भीमुज विद्रोह ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। इसका जो हम लोग कुछ चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या डिस्कशन करने की बात करें तो 1769 में धाल भूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कब? 1769 ईस्वी में। कहाँ पे? धाल भूम और बड़ा भूम में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। जो 1769 ईस्वी में जो धाल भूम और बड़ा भूम में ये सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह हुआ था, जिसे कि चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता था। और जो 1700 यदि हम लोग बात करते हैं
भूमिज विद्रोह की, तो ये भूमिज विद्रोह 1874 ईस्वी, खरवार आंदोलन जो कि 1874, और भूमिज विद्रोह है 1832-33। जो 1832-33 है वो भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता था, बट जो 1769 में हुआ था उस भूमिज विद्रोह को चुवाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते यहाँ पे हम लोग 1832 ईस्वी में, कब 1832 ईस्वी में जो भूमिज विद्रोह हुआ उसके प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया गया था। सरदार गोरिल्ला वाहिनी का सेना का गठन किया गया था। इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? कब? 1875 ईस्वी में। तो 1875 ईस्वी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक वैसा सही आंसर नहीं है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं, ये 1855-56 ईस्वी की घटना है। बिरसा विद्रोह की बात करते हैं, ये 1895 से 1900 की घटना है। 1783 से 85 लेकर के ये तिलका मांझी की तिलका आंदोलन की घटना है। 1875 यानी कि ये खरवार विद्रोह के समकालीन था, 1875 ईस्वी। सो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन नहीं हो जाएगा। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण, जो जनजातीय आंदोलन था इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वह दमन किए गए लोगों का शोषण, ये इसका मुख्य कारण था। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? छोटा नागपुर की जो आदिवासी क्रांति है वह किस वर्ष हुई थी? तो ये जो आदिवासी क्रांति है वो 1858 से 59 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जो कि धाल विद्रोह। धाल विद्रोह ये सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। धाल विद्रोह की घटना ये लगभग 10 वर्षों तक ये धाल विद्रोह चला था। कब? 1767 से लेकर के 1777 तक, यानी कि कंप्लीट ये 10 वर्षों तक धाल विद्रोह चला था। किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ था और इसी विद्रोह के दौरान हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम जो बिगुल इसी क्षेत्र से हुआ था। जगन्नाथ धवल देव यानी कि जगन्नाथ धाल इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। कौन? जगन्नाथ धाल। 10 वर्षों तक चला था, 1767 से 77 के बीच में ये चली थी। 2000 रुपये, 3000 रुपये और 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। ये थोड़ा यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अब बढ़ते हम लोग चुवाड़ विद्रोह की ओर से। तो धाल विद्रोह का देखिए यहाँ पे विद्रोह से किस प्रकार किस रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे मेनली फोकस करना है। धाल विद्रोह से एक सिर्फ ईस्वी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था। चुवाड़ विद्रोह से भी एक यही प्रश्न है ईस्वी से रिलेटेड। झारखंड का पहला चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो चुवाड़ विद्रोह की जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो। ये कब की घटना है? 1769 ईस्वी की यह घटना है। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे रघुनाथ महतो। और इन्हीं के द्वारा एक जो नारा दिया गया है, अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये कौन से विद्रोह में दिया गया? चुवाड़ विद्रोह में। किसके द्वारा? तो रघुनाथ महतो के द्वारा। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। पहाड़िया विद्रोह से देखिए, पहाड़िया विद्रोह से भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है। पहाड़िया विद्रोह तो ये भी 10 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? तो 1772 से लेकर के 1782 ईस्वी तक ये पहाड़िया विद्रोह भी चला था। जिसमें पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो किस रानी के द्वारा सहयोग दिया गया था? महेशपुर की रानी के द्वारा सहयोग मिला था। महेशपुर की जो रानी सर्वेश्वरी थी उसके द्वारा इस पहाड़िया विद्रोह में सहयोग मिला था। पहाड़िया विद्रोह कब की घटना है? तो 1772 से 82। ये भी धाल विद्रोह की जैसा है। धाल विद्रोह 67 से 77, ठीक उसी प्रकार ये भी 10 वर्षों तक चला था, 72 से लेकर के 82 तक। 72 से लेकर के 82 तक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया से एक प्रश्न हो गया।
अब हम लोग जो पढ़ते हैं तमाड़ विद्रोह की ओर, तो तमाड़ विद्रोह बात करते हैं, ये सर्वाधिक सबसे लंबा चलने वाला ये विद्रोह है। इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये सर्वाधिक लंबे समय तक ये तमाड़ विद्रोह उलान ये विद्रोह है जो कि वह चला था। इस विद्रोह में कुल चरणों की बात करते हैं तो यह विद्रोह है जो कि वह कुल 6 चरणों तक चला था। ईस्वी की बात करते हैं हम लोग तो 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी। कब? 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक यह तमाड़ विद्रोह चली थी। प्रश्न देखते हैं, देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो यही तमाड़ विद्रोह है। 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। खरवार विद्रोह 1874, संथाल 1855 से लेकर के 1856। और यहाँ पे चुवाड़ विद्रोह की बात करते हैं। चुवाड़ विद्रोह कब की घटना है? चुवाड़ विद्रोह 1769 ईस्वी की। यहाँ पे यदि हम लोग व्याख्या की बात करते हैं तो ये जो तमाड़ विद्रोह है वह मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा, तमाड़ विद्रोह देखिए मुंडा जनजाति इसमें काफ़ी जो कि वह आगे निकल के आई थी। 1782 ईस्वी से यह 1821 ईस्वी तक चला था और ये कुल 6 वर्षों तक यह चला था। 1795 का मुंडा विद्रोह, यहाँ पे जो ऑप्शन है वह थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग है। इसके हम लोग व्याख्या की चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं, बिकॉज ये प्रश्न के जो वहाँ पे ऑप्शन है वो थोड़ा रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर होगा वो तमाड़ विद्रोह, जिसे मुंडा विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, बट ऑप्शन नहीं है। व्याख्या देखिए यहाँ पे जो तमाड़ विद्रोह है कब से किस वर्ष कितने चरणों में चला था, ईस्वी क्या है और साथ ही साथ इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। सो मेनली यहाँ पे जो डिफरेंस है 1782 से 1821 वो याद कर लेना है। और ये सबसे लंबा, सबसे खूनी, बृहत्तम है, ये आप लोगों को इससे रिलेटेड याद कर लेने। तो प्रथम देखिए 1782-83 में चला था। दूसरा है जो कि 1789 में विष्णु मानकी, मौजी मानकी उस समय इसके नेतृत्व करता थे। जो तीसरा चरण है भोलानाथ सिंह, इसके चौथा चरण में दुखन मानकी, पांचवा चरण में बख्तार शाह और छठा चरण में ये सब इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। तिलका विद्रोह, तिलका विद्रोह ये भी काफ़ी प्रचलित है। तिलका विद्रोह की बात करते हैं तो ये भागलपुर क्षेत्र जो कि अभी बिहार के अंतर्गत आता है, 1783 से 85 तक यह तिलका मांझी के नेतृत्व में ये तिलका आंदोलन चला था। और इसमें हम लोग बेसिकली इसका जो बात करते हैं इसमें, तो जो तिलका विद्रोह है, तिलका मांझी के द्वारा लोगों को उत्साहित किया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था कि सखुआ का पत्ता लोगों के तक भेज करके, सखुआ का पत्ता। और इसी तिलका मांझी के द्वारा 1784 ईस्वी, याद रखिएगा 1784 ईस्वी में कलीवलैंड की हत्या कर दी गई थी, तीर से मार कर गई। और आगे चल कर के यदि हम लोग बात करते हैं एक वर्ष बाद, यानी कि 1785 ईस्वी में, कब? 1785 ईस्वी में इनको तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में, भागलपुर जो भागलपुर इलाका है उसी भागलपुर में बरगद के एक वृक्ष में फांसी दे दी गई थी। ठीक इसी प्रकार शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की बात करते हैं तो उनको भी फांसी दी गई थी। कब? 8 जनवरी 1858 ईस्वी में इनको फांसी तो सबसे पहले रांची में दे दिया गया था, देन आफ्टर 6 जनवरी को ही रांची में फांसी दे दी गई थी। और ठीक 1-2 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी के इनके शव को पूरा जो रामगढ़ का हम लोग चुटुपुली घाटी देखते हैं, ललकी घाटी के नाम से भी जानते हैं, उस चुटुपाली घाटी में एक बरगद के वृक्ष में उनके शव को लटका दिया गया था। तो ये जो प्रश्न यहाँ देख पा रहे होंगे, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो 1785 ईस्वी में किस
कौन सा शहर था? भागलपुर शहर। वही यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं, 1783 से 85 तक चला था। प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे इसके जो तिलका मांझी थे। और देखिए इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था। तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का जो भी है विद्रोह का वो संदेश भेजा करते थे। कौन सा पत्ता? सखुआ का पत्ता। और आगे चल कर के 13 जनवरी 1784 में तिलका मांझी ने तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी जो कलीवलैंड थी उसको हत्या कर दिया गया था। किसका? कलीवलैंड को। और 1785 ईस्वी में बात करते हैं हम लोग, तो 1785 ईस्वी में इनको गिरफ्तार करके भागलपुर में ही, कहाँ पे? भागलपुर में ही एक बरगद के वृक्ष में इनको फांसी दे दी गई थी। और जब 1784 में इस कलीवलैंड की हत्या कर दी गई थी तो उनके स्थान पर फिर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो आयरकुट यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी आए थे। नाउ नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे की ओर। तो किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना को प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो वो कौन था? तिलका मांझी। कौन? तिलका मांझी। यहाँ पे हम लोग भागीरथी मांझी की बात करते हैं तो ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे खरवार विद्रोह की। 1874 ईस्वी खरवार आंदोलन, ये इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। ये दुखन मान की व्याख्या वहीं पे ऊपर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखे जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन थे वो? तिलका मांझी। यहाँ पे व्याख्या हम लोग जरा देखते हैं। तिलका मांझी तिलका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इस आंदोलन को। इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो वनचरी जोड़ था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा जो तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन है, इसका प्रमुख जो क्षेत्र है, प्रमुख केंद्र वह कौन सा था? तो वनचरी जोड़ इसका प्रमुख क्षेत्र था, जो कि भागलपुर क्षेत्र में आता है। और बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक जंगल का नाम याद रखिएगा, जहाँ से उनको धोखे से उनको गिरफ्तार करके बिरसा मुंडा को ले गए थे। वो जंगल कौन था? तो जंगल उस जंगल का नाम बात करते तो वह जंगल का नाम था जमकोपाई जंगल, जो कि चक्रधरपुर के अंतर्गत आता है। जमकोपाई, उसी जंगल से 3 मार्च को हम लोग बात करते हैं, सॉरी 3 जून, हाँ या 3 मार्च या 3 जून होगा, बट ईस्वी की बात करते वो 1900 ईस्वी थी। तो उस दौरान उनको जमकोपाई जो जंगल है वहाँ से उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी बाद वहाँ पे उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, रांची के जेल में। देन आफ्टर कुछ दिन बाद 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी हैजा नामक बीमारी से मृत्यु होगी। देखिए एक कूट रिलेटेड यहाँ से एक आप लोगों को एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका यदि हम लोग बात करते हैं, पहला और जो तीसरा है वह बिल्कुल सही है। यानी कि पहला में क्या देखते हैं, अंग्रेज के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे, बिल्कुल सही है। तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक का में जगह का नाम दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पकड़ा गया था? तो किस वर्ष में पकड़ा गया था? 1785 ईस्वी में उनको पकड़ लिया गया था। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला जो पहाड़िया सरकार था वो कौन था? जौरा। तिलका मांझी को जो पकड़वाने वाला जो पहाड़िया सरदार था वो था जौरा। कौन? जौरा। बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से एक चौक भी बनाया गया जो कि बाबा तिलका मांझी के चौक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के एक वृक्ष में। 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था?
1785 तिलका मांझी को। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को। और टाना भगत की बात करते हैं तो ये टाना भगत जो कि टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। टाना भगत आंदोलन जो घटना है ये 1914-15 ईस्वी की ये प्रमुख घटना है जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे टाना भगत। टाना भगत का कई बार इनका जन्म से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनकी जन्म की बात करते हैं तो 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1888 ईस्वी में। जयपाल सिंह मुंडा, यहाँ पे यदि हम लोग मुंडा ऐड कर देते हैं तो जयपाल सिंह मुंडा से भी काफ़ी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ये पहले हॉकी खिलाड़ी हैं और ये इंडिया टीम के पहले हॉकी खिलाड़ी के कप्तान रह चुके हैं जो कि 1928 जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने का गौरव भी प्राप्त हुआ है इनका। साथ ही साथ इनकी बात करते हैं तो 1985 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन भी किया गया था। कब? इन्हीं के नेतृत्व में। कब? 1950 ईस्वी में। और ये झारखंड पार्टी है, इसका जो छाप था मुर्गा छाप था। झारखंड पार्टी की छाप की बात करते हैं, मुर्गा छाप, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कांग्रेस में विलय किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस में विलय जो कि वह 1963 ईस्वी में की गई थी। और जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से हो गई थी। कब? तो ब्रेन हेमरेज से 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1970 ईस्वी में ही बात करते हैं तो शिबू सोरेन के द्वारा दिसुम ग्रुप के नाम से जाने वाले शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की भी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ 70 यानी कि 8 वर्षों के बाद 1978 ईस्वी में जो जेएमएम पार्टी है, शिबू सोरेन इन्हीं के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान भी चलाया गया था। कब? 1978 ईस्वी में। और दिसुम गुरु की बात करते हैं तो ये सबसे कम कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का है इन्हीं का है और ये सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे उसी समय। मात्र 10 दिनों तक इनका जो मुख्यमंत्री कार्यकाल था 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च, यानी कि सबसे कम कार्यकाल 10 दिनों का था। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1785 में भागलपुर में बरगद के एक वृक्ष में। 1789 में अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला जो संथाल नेता कौन था? पहला जो संथाल नेता की बात करते हैं तो तिलका मांझी थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 1785 को सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में इनका जो है जो कि वह जन्म हुई थी। कब? 1750 ईस्वी में। फांसी पर लटका दिए गए थे 1785 ईस्वी में। तो देख सकते हैं 35 वर्ष का इनका उम्र था। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं बिरसा मुंडा, उनका उम्र कितनी हो रही थी? बिरसा मुंडा की उम्र 25 वर्ष ही हो रही थी। 1875 में जन्म और 1900 में मृत्यु। 25 वर्ष के मात्र थे और इतने बड़े वो कारनामे करके चले गए कि अभी तक भी उनका नाम अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक उसी प्रकार 35 वर्ष के थे कौन? तिलका मांझी। आगे प्रश्न है 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो थे तिलका मांझी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था तो वो कौन था? जनजातीय जो कि वह नेता थे वो तिलका मांझी थे। और इस तिलका आंदोलन की ये विशेषता है कि इस तिलका आंदोलन में महिलाओं की भी जोरदार भागीदारी देखने को मिली थी। संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफ जो तिलका मांझी है इनके द्वारा छापा मार युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया।
इस युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज की पहाड़ी, जो तिलका आंदोलन है इसकी शुरुआत सुल्तानगंज की पहाड़ी से की गई थी। युद्ध बात करते छापामार युद्ध, जिसे कि गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हो विद्रोह 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो वो नदी था रोरो नदी। कौन सा नदी? रोरो नदी। और इस रोरो नदी की बात करते हैं तो इसी रोरो नदी के किनारे है कौन सा? चाईबासा जो शहर है, चाईबासा शहर, इसी रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर है। और हो से एक याद रखिएगा प्रश्न करेंट अफेयर्स का। रिसेंट में बात करते 2023 ईस्वी में हो भाषा के लिए एक व्यक्ति को, झारखंड के व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार जानुम सिसोय को हो भाषा के लिए 2023 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विद्रोह की बात करते हैं, विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ये जो हो विद्रोह है इसका क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 की यह घटना है। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेज और हो लोगों के बीच में भयंकर युद्ध कब? 1820 में रोरो नदी के किनारे हुआ था। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह का दबा दिया गया था? तो 1820-21 ईस्वी हो विद्रोह, किस विद्रोह को? हो विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करते हैं 1821-32 ईस्वी की घटना है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक ये विद्रोह चला। तमाड़ विद्रोह की ये सबसे लंबा कार्यकाल है, 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक चला तमाड़ विद्रोह। हो लोगों की लड़का कोल किसने कहा था? हो लोगों को लड़का कोल किसके द्वारा कहा गया है? एस.आर. टिकेल के द्वारा। एस.आर. टिकेल के द्वारा लड़का कोल कहा गया है हो लोगों को। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं, लड़का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लड़ाई, काल यानी कि हो लोग। एस.आर. टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल कहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कोल विद्रोह। कोल विद्रोह घटना है 1831-32 ईस्वी। इसके बाद 32-33 भूमिज विद्रोह। प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो हो और मुंडा यानी कि बोथ, दोनों। ना नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया था। कोल विद्रोह मुंडा जनजाति का विद्रोह था जिसमें हो जाति के लोगों ने खुलकर साथ दिया था। कोल विद्रोह देखिए, ये जो कोल विद्रोह है वह मुंडा जनजातियों का विद्रोह था। कोल विद्रोह का जो ये है वह मुंडा जनजातियों का विद्रोह था और इसमें हो जाति का जो है जो कि वह समर्थन हो जाति के लोगों का खुलकर इसमें साथ देने दिया गया था। प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के काबिलों ने भाग लिया था? तो कौन से काबिलों ने भाग लिया था? ये जो विद्रोह था वो मुंडा जनजातियों का विद्रोह था और इसमें हो लोगों का खुलकर के इसमें साथ देखने को मिला था। सो ऑप्शन नंबर ए, हो एवं मुंडा। 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया गया था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन, भागीरथ के मांझी के खरवार आंदोलन 1874। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा विद्रोह। सिमोन उरा को आप लोग नाम सुने होंगे।
सुमोन उरांव जो कि झारखंड के वाटरमैन ऑफ झारखंड वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं सिमोन उरांव। और सिमोन उरांव की बात करते हैं तो सिमोन उरांव को 1916 ईस्वी में, कब 1900 सॉरी सिमोन उरांव की बात करते हैं हम लोग 2016 ईस्वी में। सिमोन उरांव को जो कि वाटरमैन ऑफ झारखंड कहे जाने वाले हैं व्यक्ति, तो 2016 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं हम लोग दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी आर्चरी खेल से संबंधित रखती है, तो उनको भी 2016 ईस्वी में ही पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दीपिका कुमारी को बात करते हैं तो 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दीपिका कुमारी को, कब 2012 ईस्वी में। यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसका। व्याख्या 1831 में देखिए, शुरू कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा, नेतृत्व करता याद रखिएगा बुद्धू भगत के द्वारा। और इस विद्रोह को मुंडा और हो आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त किया। मेनली दो विद्रोह, दो जनजातियों का याद करना, एक मुंडा और दूसरा है हो। इस विद्रोह की बात करते हैं तो यह विद्रोह तेजी से छोटा नागपुर खास हो गया, पलामू क्षेत्र हो गया, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में यह तेजी से फैल गया। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में। इसको जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वह थे बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत की हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा? तो बुद्धू भगत को कैप्टन इम्फे ने मारा था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत खालिस्तान के रहने वाले थे। तो ये जो बुद्धू भगत की बात करते हैं ये इनका जन्म रांची जिला के चान्हो प्रखंड में किस वर्ष? तो 1792 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं, उरांव विद्रोह को जिसे हम लोग कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कोल विद्रोह यानी कि उरांव विद्रोह का जो नेतृत्व है वह बुद्धू भगत ने किया था। और बुद्धू भगत का जो जन्म है, बुद्धू भगत का जन्म 1792 ईस्वी में रांची जिला के चान्हो प्रखंड में हुआ था और स्थित उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित सिल्लागाई नामक गांव में, गांव का नाम बात करते हैं तो सिल्लागाई नामक गांव में एक उरांव किसान के परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा जो बुद्धू भगत है, भगत कौन लोग टाइटल लिखाते हैं? उरांव लोग। तो बुद्धू भगत उरांव। तो इसी प्रकार कोल विद्रोह को याद कर लेना है, इसे उरांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उरांव विद्रोह, देखिए यहाँ पे कोल विद्रोह वर्ड ना यूज करके यहाँ पे उरांव विद्रोह वर्ड यहाँ पे यूज किया है। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वह थे बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। ठीक उसी प्रकार जतरा जो भगत है उसको जतरा उरांव के नाम से भी इनको जाना जाता है। बुद्धू भगत ये किसके प्रमुख नेतृत्व करता थे? किस आंदोलन के? तो कोल आंदोलन के 1831-32 ईस्वी याद रखिएगा। आगे हम लोग व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। तो उरांव विद्रोह कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वह बुद्धू भगत ने किया था। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया था। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था। ये इसका कुछ है जो कि वह व्याख्या है। प्रश्न, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? दक्षिण पश्चिम एजेंसी किस वर्ष हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। किस विद्रोह के दौरान? तो ये कोल विद्रोह के दौरान ही हुआ था। मांझी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह जो कि सबसे लंबा 1782 से 1821 तक, मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक। भूमिज विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं तो ये 32-33 मेनली इसका घटना वर्ष है। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, तो भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह। कोल विद्रोह के बुद्धू भगत।
कोल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह थे बुद्धू भगत। 1831-32 के कालखंड में धालभूम हो गया, बड़ा भूम हो गया, बीरभूम हो गया आदि क्षेत्र में भूमिज का एक व्यापक विद्रोह हुआ था। प्रश्न है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो भूमिज विद्रोह है इसका स्थान बात करते हैं तो बीरभूम क्षेत्र है, बीरभूम क्षेत्र जिस बड़ा भूम के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह की बात करते हैं, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह। बिरसा मुंडा, बिरसा 1855-95, 1900, तिलका मांझी 1783-85। व्याख्या देखिए, व्याख्या ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई थी। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह की जो विधिवत शुरुआत है अप्रैल 1832 ईस्वी को बीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई थी। ये दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ प्रारंभ हुई थी भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में। ये यहाँ पे आप लोग का इम्पोर्टेंट है। 1798 में बीरभूम बांकुरा में खाली स्थान हुआ था। 1798 में बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमिज विद्रोह। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। पहला भूमिज विद्रोह, तो 3 बार ये भूमिज विद्रोह हुआ था। पहला जो भूमिज विद्रोह हुआ था 1769 ईस्वी में। कब? पहला जो भूमिज विद्रोह हुआ था जो कि 1769 ईस्वी में हुआ था बड़ा भूम और धालभूम में हुआ था। जो दूसरा भूमिज विद्रोह है 1798-99 में जो भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ था। इसके बाद 1832-33 ईस्वी में भूमिजों का एक संगठित विद्रोह जिसके नेतृत्व कर रहे थे गंगा नारायण सिंह। तो भूमिज विद्रोह देखिए इन 3 चरणों में हुआ था। 1769 ईस्वी, 1798 ईस्वी और 1832 ईस्वी में हुआ था ये भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह। अब हम लोग चलते हैं संथाल विद्रोह की तरफ। संथाल विद्रोह जो कि घटना है 1855-56 ईस्वी की यह घटना है जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। तो प्रश्न में वही पूछा गया है कि इसके प्रमुख नेतृत्व करता कौन है? तो सिद्धू कानू इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। व्याख्या वही है, चांद भैरव, फूलो झानो। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1855 में किन 2 भाइयों के नेतृत्व में? ठीक ये प्रश्न भी वही प्रश्न पूछ लिया गया, किन 2 भाई? ये जो भी 6 का नाम लिया गया सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये आपस में भाई बहन का इनके बीच में रिलेटेड संबंध है। और संथाल विद्रोह जिसे कि हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और हूल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाने की घटना है जो कि वह 30 जून को की गई है। 30 जून को, कब? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही केंद्रीय सरकार के द्वारा 2021 से ये निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर से जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा 15 नवंबर से 2021 में। ये केंद्र सरकार किनके जन्म दिवस के अवसर पर? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? ये भी प्रश्न वही है, सिद्धू कानू इसके प्रमुख थे। विद्रोह के संथाल विद्रोह की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। इस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति का विद्रोह भी कहा जाता है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ये भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई है। अंग्रेज अधिकारी कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे भारत का प्रथम जन क्रांति का नाम भी, संज्ञा भी दिया गया है और साथ ही साथ इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कानू मुर्मू किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के ये प्रमुख नेतृत्व करता है।
संथाल विद्रोह कब की घटना है? देखिए वही प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया है। संथाल विद्रोह ये घटना है 1855 ईस्वी की। 1895 1900 वो तो मुंडा विद्रोह का घटना है। यहाँ पे भी वही प्रश्न देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? कब? 1855 में। तो संथाल सिद्धू कानू। प्रश्न है, सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंधित? सिद्धू कानू संथाल विद्रोह से संबंध रखते हैं। और इस विद्रोह का एक नारा याद रखिएगा आप लोग, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज, ये इस विद्रोह का नारा रहा है। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू कानू से संबंधित है? तो 1855 का जो संथाल कंतरी है वो सिद्धू कानू से मेनली परिचित है। इस विद्रोह का हम लोग यहाँ व्याख्या में ये इम्पोर्टेंट है, इस विद्रोह का जो हजारीबाग से नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन मांझू और चुम्बाई मांझी हजारीबाग से नेतृत्व करता थे। और बीरभूम से नेतृत्व करता है गोरा मांझी। प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह ये 1855 ईस्वी की ये घटना है। व्याख्या यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून व्यवस्था की गई थी। कब? 1856 ईस्वी में। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं तो 1856 ईस्वी में ही ये जो मोंटिलो टावर देख पा रहे होंगे, अंग्रेज बचने के लिए अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोह से बचाव होते अंग्रेजों ने देखिए संथाल विद्रोह से बचाव तो अंग्रेजों ने पाकुड़ में, जिला याद रखिएगा, पाकुड़ में मोंटिलो टावर का निर्माण किया। ईस्वी कई बार पूछा जाता है, तो 1856 ईस्वी में इस मोंटिलो टावर का निर्माण, ईस्वी नहीं पूछेगा तो स्थान अवश्य ही पूछेगा कि मोंटिलो टावर किस जिला में है? झारखंड की, तो पाकुड़ जिला में ये स्थित है। पाकुड़ जिला वही जो कि झारखंड का 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। 48.82% वहाँ का साक्षरता दर है, ये 11 के अनुसार है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए नेतृत्व हो गया और ईस्वी, यही दोनों से काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। चांद भैरव यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं सरदारी आंदोलन की तरफ। तो सरदारी आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1858 से 1895 ईस्वी तक चला था। 1858 से 1895 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। इसका हम लोग बात करते हैं तो बेगार बलात् श्रम लागू किए जाने के विरोध में कृषक असंतोष थे। बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, इस कारण से ये विद्रोह का है जो कि वह किया गया था। ये 2019 एक्साइज कांस्टेबल का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये 37 वर्ष तक चला था, 1858 से लेकर के 1895 ईस्वी तक। सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन कौन सा आंदोलन? सफाहोड़ आंदोलन। तो सफाहोड़ आंदोलन की बात करते हैं, ये किस वर्ष की घटना है? तो सफाहोड़ आंदोलन 1870 ईस्वी की घटना है। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहोड़ ये जो समुदाय है संथाल जनजाति समुदाय से ये संबंधित है। सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगा बोंगा के प्रति समर्पण। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगा बोंगा के प्रति समर्पण। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा को कहा जाता है। सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे लाल हेम्ब्रम, जिसे कि लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बंगम मांझी नेता था। बंगम मांझी किसके नेता थे? तो बंगम मांझी इसी सफाहोड़ आंदोलन के नेता थे। सफाहोड़ जो आंदोलन ये घटना है 1870 ईस्वी की घटना है। उसके बाद आ जाता है 1874 ईस्वी की घटना खरवार आंदोलन। सफाहोड़ के बाद खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी की यह
घटना है। प्रश्न है 1874 ईस्वी जो खरवार आंदोलन इसके नेतृत्वकर्ता प्रमुख नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। वही प्रश्न यहाँ पे भी देखिए, खरवार आंदोलन जो 1874 ईस्वी का है ये इसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी है। देखिए वही प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया है, ये थोड़ा हटके है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिक पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो वो आंदोलन कौन सा था? खरवार आंदोलन था। यहाँ पे भी इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। खाली में लोगों को, कहाँ पे? में लोगों को भूमि मालिकों जमींदार हो गया ब्रिटिश सरकार को भूमि कर नहीं देने हेतु कहा गया था। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को, जो भागीरथ मांझी है ये स्वयं को बोंसी का राजा घोषित कर खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था की थी। भागीरथ मांझी, ये मेनली यहाँ पे ईस्वी पूछा गया है बट ऑप्शन में वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1874 ईस्वी। 1874 ईस्वी भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था। इन्हें लोग बाबा के नाम से पुकारते थे। भागीरथ मांझी, तो भागीरथ मांझी को किस नाम से पुकारा जाता है? भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न है निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो कौन है? भागीरथ मांझी। प्रश्न अगला है झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। आंदोलन घटना है 1874 ईस्वी की यह घटना है। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले में तलडीहा गांव में हुआ था, वो भी हम लोग देख लिए। और ये खुद को बोंसी का राजा भी घोषित कर लिए थे, बोंसी गांव का। झारखंड में भागीरथ दुबई गोसाई पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो खरवार 1874, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार यदि ऑप्शन में ही नहीं देखने को मिलेगा तो आप लोग को ऑप्शन है जो कि वह स्किप कर देना है। इसके जो नंबर है आप लोग को ऑटोमेटिकली सभी कैंडिडेट को इसका नंबर आयोग के द्वारा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन का नेता था? तो खरवार आंदोलन का नेता कौन था? भागीरथ मांझी। एक ही प्रश्न देखिए कितने बार रिपीट करके पूछा गया है। 11 में भी वही प्रश्न है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़े हैं? तो भागीरथ मांझी जुड़े हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ ही होता है विद्रोह, तो इससे काफ़ी प्रश्न जुड़े हुए पूछे जाते हैं। देखिए बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो जो बिरसा मुंडा है इसका दूसरा नाम है उलगुलान विद्रोह। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या शब्द होता है? तो उलगुलान का जो अर्थ होता है विद्रोह, इसका अर्थ हो जाता है। 1855 ईस्वी 95 ईस्वी की यह घटना है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1895 ईस्वी में ये हुआ था। और इस विद्रोह की खासियत बात करते हैं, इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सुधारवादी था। यद्यपि यह आंदोलन राजनीति, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। खूट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे देखने को मिली थी। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हम लोग। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? ये जो मुंडा बगावत है यह किस प्रकार का आंदोलन है? तो ये किस प्रकार का आंदोलन है? सामाजिक सुधार एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। जो IRB का एग्जामिनेशन हुआ था 2017 ईस्वी में, इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे झारखंड से रिलेटेड, जिस प्रकार हम लोग अदर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न देख पा रहे होंगे कि प्रश्न 1-2 लाइन में पूछा जा रहा है, बट इस जो IRB की बात करते हैं तो जो भी प्रीवियस ईयर देखिएगा आप झारखंड का प्रश्न, तो इसी प्रकार 4-5 लाइन में दिया गया था।
अब प्रश्न है जो कि वह आसान ही है, बट 4-5 लाइन में प्रश्नों को संग्रहित किया गया था। लेकिन इसी के अलावा हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग गौर कीजिएगा कि यदि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी लंबा प्रश्न पूछा जाएगा तो डरिएगा नहीं, वो प्रश्न आसान ही रहता है। प्रश्न है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर डाम्बू-बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो वो कहाँ पे हुआ था? डोम्बारी हिल में। कहाँ पे? डोम्बारी हिल, जिसे मृतकों का टीला। प्रश्न पूछेगा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला डोम्बारी हिल को ही कहा जाता है। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड तर्ज पर गोली बरसाई थी? तो वह पहाड़ी था डोम्बारी पहाड़। कौन सा पहाड़ था? डोम्बारी पहाड़। इसका हम लोग देखते हैं। डोम्बारी पहाड़ पर अंग्रेज पुलिस का हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबोस और स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की, जिसमें विद्रोही पराजित हुए थे। डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो डोम्बारी बुरू पहाड़ी है किस आंदोलन से संबंधित रखता है? तो ये बिरसा उलगुलान से संबंधित रखता है। बिरसा उलगुलान से यह संबंधित रखता है डोम्बारी बुरू पहाड़ी, जो कि ये पहाड़ी बात करते हैं तो डोम्बारी बुरू पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये खूंटी में स्थित है। डोम्बारी बुरू पहाड़ी जो कहाँ पे है? खूंटी में। याद रखिएगा। दुधवा पहाड़ी कोडरमा में स्थित है। दुधवा पहाड़ी कोडरमा में। और दैबोर घाटी भी कोडरमा में ही स्थित है। सेवाती घाटी ये कहाँ पे है? तो सेवाती घाटी ये बोकारो में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी ये तो पता ही होगा, गिरिडीह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बिरसा मुंडा की ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ग्रेट टुमल्ट को धरती आबा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। झारखंड में 9 जून को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है? बिरसा दिवस के रूप में। देखिए, इनके जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु 9 जून, तो उसको झारखंड में बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं के जन्म में 15 नवंबर इनके जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय महोत्सव दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। वह भी केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है 2021 से। केंद्र सरकार वो राजकीय यानी कि झारखंड में ही नहीं स्थित है, बल्कि वो पूरे देश में मनाया जाएगा। तो यह व्याख्या में देख सकते हैं 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा वर्ष के दौरान सक्रिय थे 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी, जो कि यहाँ पे 1875 सक्रिय थे। तो 1875 में उनका जन्म और 1900 लेकर के वो सक्रिय थे। व्याख्या यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये 1875 ईस्वी में स्वयं को भगवान का दूत घोषित साबित कर लिए थे। कब? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में भगवान खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिए थे। आंदोलन के दौरान कंटोंग बाबा कंटोंग नामक गीत काफ़ी प्रचलित थी। कंटोंग बाबा कंटोंग। अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान भी किया गया था। बिरसा मुंडा पहली बार 24 अगस्त 1895 से
30 नवंबर 1897 तथा दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक जेल में रहे थे। और जब बात करते हैं 9 जून, और ये किस जो दूसरी बार इनको गिरफ्तार किया गया था कौन सा जंगल से, तो जमकोपाई जंगल का नाम था जमकोपाई। नेक्स्ट प्रश्न है किसने घोषणा की अब वह राज इटना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये घोषणा की गई थी बिरसा मुंडा के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था, एक ईश्वर पर विश्वास करता था, वो बिरसा मुंडा। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था, एक ही ईश्वर पर विश्वास करता था, वो संप्रदाय जो शुरू किया गया बिरसा मुंडा बिरसैत संप्रदाय बिरसा मुंडा के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। देखिए बिरसा मुंडा स्वयं को धरती आबा अर्थात जगत पिता घोषित कर लिए थे 1895 ईस्वी में। झारखंड में बिरसैत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो बिरसैत संप्रदाय है ये बिरसा मुंडा के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो कि एक ही ईश्वर को विश्वास करता था। और इनके द्वारा क्या क्या कहा गया, तो जेनुआ धारण करो, इनके द्वारा कहा गया जेनुआ धारण करो, घर में तुलसी का पौधा लगाओ, मांस मछली मदिरा को त्याग करो, हिंसा से दूर रहो। इस प्रकार इनके द्वारा ये सब कुछ बताया गया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था, तो 1895 बिरसा विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी यह घटना है। तिलका विद्रोह की बात करते हैं, तिलका मांझी 1783-85 ईस्वी की यह घटना है। कि स्वतंत्रता सेनानी क्यों अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 को चक्रधर के जमकोपाई जंगल, देखिए जंगल का नाम आ गया है, जमकोपाई जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया था, तो वो विद्रोही बिरसा मुंडा वो थे। और इनको पकड़ने के लिए बात करते थे, इनको पकड़ने के लिए 500 का इनाम भी रखा गया था। जमकोपाई जंगल का नाम याद रखिएगा, बिकॉज ये प्रश्न पूछा गया है। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो ये उलगुलान आंदोलन है वह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। वो देखिए इनसे जो करंट का जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, पहला जनजातीय गौरव दिवस 2021 से मनाया गया। अब प्रश्न पूछेगा पहला जनजातीय गौरव दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो 2021 ईयर। पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 ईस्वी को मनाया गया था जनजातीय गौरव दिवस, जो कि बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर ये गौरव दिवस मनाने की केंद्र सरकार द्वारा 2021 से ही घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये उलगुलान विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। वही प्रश्न यहाँ पे भी देखिए 18 में भी उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलान निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा के साथ ही जुड़ा हुआ है। 20 देखिए महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा आरण्य अधिकार खाली स्थान पर अधिकार है, ये किस पर आधारित है, तो जो आरण्य अधिकार है ये किस पर आधारित है, मेनली या बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ये मुंडा विद्रोह से ही संबंधित आधारित है, जो कि बांग्ला भाषा याद रखिएगा। आरण्य अधिकार मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है, महादेवी श्वेता ऐतिहासिक कथा है जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई है, ये याद रखिएगा। एक कथन बेस पर देखिए यहाँ पे वही प्रश्न पूछ लिया गया है कथन बेस पर, तो 1895-19 ईस्वी तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़ा था, यह बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन एक ही है जो कि इसमें सही है।
आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न है, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। उन्हें प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल शिफ्ट कर दिया गया था, जहां से वे 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश की जो महारानी विक्टोरिया थी, तो विक्टोरिया की हीरक जयंती, कौन सी जयंती, जयंती याद रखिएगा, हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1997 को उनको रिहा कर दिया गया। मृत्यु हो गई थी कब, रांची जेल में 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो क्यों रिहा किया गया था? इसका मेन कारण है समग्र विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। जो विक्टोरिया है उसकी हीरक जयंती थी, ये मेनली इसका कारण है। अब चलते हैं ताना भगत आंदोलन की ओर। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 ईस्वी की घटना है। ताना भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे ताना भगत आंदोलन, और जत्रा भगत इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। जत्रा भगत जो कि जत्रा उरांव के नाम से भी जाने जाते हैं। नेतृत्व में क्षेत्र बात करते हैं तो गुमला क्षेत्र हुआ था। कुड़ुक धर्म अपनाए थे। ये जो जत्रा उरांव है, जत्रा ये कुड़ुक धर्म यानी कि उरांव धर्म, और उरांव जाति सुनेंगे, उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उरांव जनजाति के, वह कौन है? धर्मेश है। कौन? धर्मेश। प्रश्न है, जत्रा उरांव, माया और देविया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो ताना भगत के आंदोलन के ये नेता थे। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा विद्रोह आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो वो था ताना भगत आंदोलन। व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। 1920 में जब महात्मा गांधी रांची आए थे, और इस प्रकार महात्मा गांधी की बात करते हैं रांची, तो 12 बार आगमन हो चुका है किनको? महात्मा गांधी का यहाँ पे झारखंड में, तो वो अलग अलग स्थान में आए हुए हैं। प्रश्न है, 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था? 1914 ईस्वी में, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी। ताना भगत जत्रा उसका इसके प्रमुख नेतृत्व करता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम, वही देख लिए, वही रिपीटेड प्रश्न है, जो कि ताना भगत आंदोलन। टान का अर्थ होता है टानना, आकर्षण, खींचना, लगाव, ये सभी इसका अर्थ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था? कुड़ुक धर्म, देखिए कुड़ुक नाम, जो कोल विद्रोह है वो उरांव विद्रोह के नाम से जाना जाता था। कोल विद्रोह, उरांव, और ये जो टाना विद्रोह है ये शुरुआती दौर पर कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था। तो कौन? ताना भगत आंदोलन, जो कि ये इस नाम से जाना जाता था। ताना भगत जिस जत्रा उरांव की बात करते हैं, जन्म देखिए हम लोग डिस्कस किए हुए थे 1888, जो कि गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में इनका जन्म हुआ था। वही रिपीटेड प्रश्न, 14 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन। शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1914 ईस्वी में। वही रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे भी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रामगढ़ का कितना कांग्रेस अधिवेशन था? तो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ 1940 ईस्वी में, वो 53वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था। कौन सा? 53वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था। 1940 ईस्वी की घटना है, कहाँ पे हुआ था? तो ये अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। और बिरसा मुंडा के नाम पर ही प्रवेश द्वार का नाम रखा गया था। कौन सा? बिरसा द्वार। तो ये चीज़ आप लोग कुछ याद रखिएगा। और जहाँ पे जो हुआ था वो स्थान था मझर नगर।
टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वही प्रश्न रिपीटेड देखिए 1914 ईस्वी में ये टाना भगत आंदोलन की घटना हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न यहाँ देख पा रहे होंगे, टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो टाना भगत आंदोलन है वही प्रश्न यहाँ पे भी रिपीटेड आ चुका है। टाना भगत आंदोलन जो कि 1913-14 ईस्वी में ये प्रारंभ हो गया था। 1913-14 प्रश्न है 1913-14 के दौरान हुए टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन था? तो नेतृत्वकर्ता जत्रा भगा थे। वही देखिए अप्रैल 1914 में ये विद्रोह प्रारंभ हुई थी। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों उनके आह्वान करते थे? कौन सा गीत? जर्मन बाबा, टाना भगत। और ये प्रश्न आप लोग को हिस्ट्री में याद रखिएगा। हिस्ट्री में जो आप लोग के प्रीवियस ईयर प्रश्न है वही प्रश्न आप लोग के वहाँ पे पूछे जाएंगे। भले ही इसमें जो भूगोल का सेक्शन है, खेल खिलाड़ी, वो आपके नए नए प्रश्न जुड़ेंगे, बट जो हिस्ट्री सेक्शन है वह प्रीवियस ही प्रश्न उठा करके वहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा। टाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जत्रा उरांव के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो जत्रा उरांव के द्वारा शुरू की गई थी। टाना भगत आंदोलन इनमें से कौन सी जनजाति की भागीदारी थी? तो कौन सी? कुडुख धर्म यानी कि उरांव जनजाति की भागीदारी थी। रांची जिले टाना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में जत्रा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को खालिस्तान कहा जाता है।